हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। यू आर वाचिंग स्पेयर व्हील। दिस इज योर होस्ट गगनप्रीत सिंह मल्होत्रा एंड आज मैं चला रहा हूँ टाटा की टिगोर ईवी नया वर्जन। थैंक्स टू टाटा मोटर्स जिन्होंने ये गाड़ी मुझे प्रोवाइड करी थी एक अनबायस्ड रिव्यू के लिए। एंड इसको चलाते समय ना मेरे मन में एक सवाल आया कि हम ईवीज को लॉन्च करना चाह रहे हैं। बहुत सारी कंपनी ईवीज पर काम कर रही है, महिंद्रा काम कर रही है, देन Hyundai और MG भी ईवीज लाना चाहते हैं इंडिया के अंदर। मारुति ने भी स्टेटमेंट दे दिया कि हम ईवी के ऊपर काम कर रहे हैं। और टाटा फिलहाल मेरे को लगता है फिलहाल थोड़ा सा स्टेप फॉरवर्ड है बाकी लोगों से, क्योंकि इनकी दो गाड़ियां मार्केट के अंदर ऑलरेडी है, नेक्सॉन एंड नाउ द टिगोर ईवी जो कि अब लॉन्च होने वाली है। तो बहुत सारी कंपनी ईवीज के ऊपर काम कर रही है, बट क्या मार्केट ईवी के लिए रेडी है? एंड क्या ईवीज इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि वो मार्केट के अंदर आ जाए? तो दिस इज जस्ट अ डिस्कशन वीडियो। मैं किसी चीज का आपको आंसर नहीं दूंगा, मैं ये आपके साथ कुछ बात कर रहा हूँ, राइट? दिस इज अ वार्तालाप, मोर लाइक अ वार्तालाप। दिस इज नॉट समथिंग कि मैंने कोई चीज खोज निकाली हो। एंड अगर इस चीज को समझना है कि ईवीज कितनी रेडी है और इंडिया कितना रेडी है, तो मेरे को लगता है हमें सबसे पहले बात करनी चाहिए उन इंजन्स के बारे में जिनको हम ऑलरेडी चला रहे हैं। इंटरनल कंबशन इंजन्स, यानी जिनके अंदर फ्यूल डलता है और एक कंबशन होता है और पावर प्रोड्यूस होती है, जैसे कि पेट्रोल या डीजल इंजन या CNG भी उसी का पार्ट है। सिर्फ एक फ्यूल चेंज कर दिया गया पेट्रोल इंजन के अंदर, पेट्रोल की जगह CNG डाला जाता है एंड उसको कंबस्ट करके पावर को प्रोड्यूस किया जाता है। तो ICE इंजन या इंटरनल कंबशन इंजन काफी टाइम से चलते आ रहे हैं। मेरे को लगता है आज की डेट में ये अपने डेवलपमेंट के एक तरह से पीक पर आ चुके हैं। यानी अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ सालों से, पिछले 10 सालों से माइलेज में कोई बहुत तगड़ा बम्प नहीं आया इंटरनल कंबशन इंजन की। यानी पेट्रोल की जो माइलेज थी वो 20 से 21 हो गई है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ गई, राइट? देयर वाज अ टाइम जब पेट्रोल कार की माइलेज हाईवे के ऊपर 14, 15, 16 होती थी, लेकिन अब वो 20, 22 आने लग गई है। उसी तरह से पावर के अंदर भी कोई बहुत मेजर बम्प नहीं आ रहा। यानी जितनी पावर हम एक बजट में पहले दे रहे थे, अभी भी हम ऑलमोस्ट उतनी ही पावर प्रोवाइड कर पा रहे हैं। यानी अनटिल एंड अनलेस आप एक टर्बो यूज करो और इंजन की कॉस्ट को बढ़ा दो, आप पावर के साथ लिमिटेड हो। यानी आपको माइलेज और पावर का जो बैलेंस चाहिए, मेरे को लगता है हमारी डेवलपमेंट यानी जो इंजन बना रही हैं कंपनीज, वो एक पीक के ऊपर आ चुका है और उसको वो और ज्यादा इंप्रूव नहीं कर सकते। थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट चलता जा रहा है, लेकिन ड्रास्टिक चीज कोई नहीं आ रही। अब ऐसे के बीच में जो इकलौती ड्रास्टिक चीज हमारे पास बचती है, जो इस पे कंपनी आज की डेट में काम कर रही है, जो एक नया रास्ता कंपनीज को लग रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यानी बैटरी ऑपरेटेड कार्स। जैसे टिगोर ईवी इस समय मैं चला रहा हूँ, इसके फ्लोर के अंदर बहुत सारी बैटरी है। इसमें आगे इंजन नहीं होता है, इसमें इंजन की जगह पर होती है मोटर। वो मोटर पावर प्रोड्यूस करती है एंड गाड़ी मेरी आगे की तरफ मूव करती है। वो मोटर पावर कैसे चला रही है? बैटरी से। एंड इस गाड़ी को जब ये गाड़ी की बैटरी खत्म हो जाती है तो उसको मैं अपने घर लेकर जाता हूँ, मैं इसको चार्ज करता हूँ एंड चार्जिंग के बाद इसकी बैटरी दोबारा सेट हो जाती है। यानी जैसे हम नॉर्मल गाड़ियों को रिफ्यूल करते हैं, हम तेल भरवाते हैं, इन गाड़ियों को हम घर में चार्ज करते हैं, जस्ट लाइक अवर मोबाइल फोन। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है एंड इसको कंपनीज और ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए काम कर रही हैं। अब अगर मैं कंबशन इंजन की ही बात करूं दोबारा से, तो ये गाड़ियां ना हमारे डेली ड्राइवर बन चुकी है आज की डेट में। डेली ड्राइवर का मतलब होता है कि इन गाड़ियों को मैं आंख बंद करके यूज करता हूँ। मुझे इन गाड़ियों पर इतना ज्यादा भरोसा हो रखा है। मुझे पता है कि अगर गाड़ी का तेल खत्म होगा तो मैं कहीं भी जाके तेल डलवा लूंगा। मुझे पता है मेरी गाड़ी कितनी चलेगी, यानी अगर मैं टंकी फुल कराता हूँ तो मैं उस गाड़ी को कितना चला सकता हूँ, उस चीज का मुझे आइडिया है। लेकिन ये एक बड़ा पॉइंट है ईवी को लेकर। लोगों के मन में एक बड़ा सवाल है कि भाई ये कितनी चलती हैं गाड़ियाँ, इनकी बैटरियाँ खत्म हो जाएंगी तो क्या होगा? चार्जिंग स्टेशन तो हर जगह पे होता नहीं है। एंड मार्केट को ये चीजें समझने में टाइम लगेगा अभी, और ये बहुत स्वाभाविक सी बात है कि कोई चीज बहुत सालों से चलती आ रही है, अब हम उसको बदलना चाह रहे हैं, उसको कंप्लीट एक ओवरऑल दे रहे हैं, कंप्लीट रिवैम्प हो रहा है कि हम पेट्रोल या फ्यूल डलवाना, डीजल डलवाना बिल्कुल बंद ही कर देंगे और सिर्फ बैटरी के ऊपर कार को चलाएंगे। तो डेफिनेटली एक अलग सी चीज है, एक नया कॉन्सेप्ट है। और ये कॉन्सेप्ट के साथ में पैरामीटर्स क्या चेंज हो जाते हैं? मेरी एफिशिएंसी एंड मेरी पावर। अगर मैं पावर की बात करूं तो यार डेफिनेटली एक फन मिलेगा आपको इन गाड़ियों से, क्योंकि जो पावर इलेक्ट्रिक कार मुझे बहुत ही कम बजट पर दे रही है, वो पावर अगर मुझे इंटरनल कंबशन इंजन में चाहिए तो मुझे काफी ज्यादा पैसे खर्चने पड़ सकते हैं। ये डिफरेंस क्यों है? बिकॉज इलेक्ट्रिक मोटर का वर्क करने का तरीका अलग है। इलेक्ट्रिक मोटर एकदम से पावर प्रोवाइड कर देती है, इंटरनल कंबशन इंजन को RPM बढ़ाने पड़ते हैं, फिर गियर के इस्तेमाल से हमको टॉर्क जनरेट करना पड़ता है। लेकिन इलेक्ट्रिक कार्स या जो इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ गाड़ियां चल रही हैं, हमारे व्हीकल्स चल रहे हैं, बाइक्स भी आती हैं, ये इंस्टेंटली चलते हैं। जैसे आपने घर में देखा होगा, आप जब लाइट का बटन दबाते हो तो LED लाइट होती है, वो एकदम से ऑन हो जाती है, वो ऐसे करके नहीं बढ़ रही होती धीरे धीरे।
बिजली इंस्टेंटली ट्रैवल करती है एंड उसी वजह से इलेक्ट्रिक कार्स की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट है। यानी जैसे ही मैं रेस देता हूँ यहाँ पे कोई लैग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ओनली लैग इज जो रोलिंग रेजिस्टेंट टायर का होता है। अदरवाइज जैसे ही मैं रेस देता हूँ ये कार पिकअप करना शुरू कर देती है, राइट। तो दिस इज वन कॉन्सेप्ट पावर, जहाँ पर इलेक्ट्रिक कार्स मेरे को लगता है इंटरनल कंबशन इंजन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेटर है। यहीं पर एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है रेंज का, और रेंज एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ से बहुत सारे लोग ना घबरा रखे हैं, क्योंकि उनको आदत हो रखी है अपनी गाड़ियाँ चलाने की जिनकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है। मैं फॉर एग्जांपल बात करता हूँ कि मेरे पास हैरियर गाड़ी है, उसका टैंक है 50 लीटर का, और अगर मैं उसकी 15 की एवरेज भी लगा लूँ तो 750 का रेंज बन जाता है मेरी हैरियर का। यानी अगर मुझे किसी लंबे सफ़र पर जाना है तो मेरे को लगेगा कि मेरी गाड़ी 750 किलोमीटर एक बार में चल सकती है, और इसके बीच में कहीं ना कहीं तो मुझे पेट्रोल पंप या डीजल के लिए फ्यूल पंप मिल ही जाएगा। तो मुझे किसी भी तरह की घबराने की ज़रूरत नहीं है, मुझे रेंज की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ईवीज़ की जब बात होती है तो ईवीज़ में लोग घबराते हैं बिकॉज द टेक्नोलॉजी इज़ न्यू, इसको अभी एफिशिएंट होने में टाइम लगेगा, एंड उस वजह से ईवीज़ की जो रेंज है वो आज की डेट में इंटरनल कंबशन इंजन को टक्कर नहीं दे सकती। बट हियर इज अ कैच, हर बंदा अपनी गाड़ी को मैक्सिमम तक नहीं खींच रहा। यानी अगर आपके पास पेट्रोल या डीजल है और आप उसकी टंकी फुल करा लेते हो तो आप रोज रोज उस पर ट्रिप नहीं लगा रहे हो कि मेरे को तो आज भी 700 किलोमीटर चलानी है, मुझे तो कल भी 700 चलानी है, परसों भी 700 चलानी है। यूजुअली हम गाड़ियां लेते हैं और जब उनको शहर में चलाते हैं तो वो दिन की चलती है 20, 30, 40, 50, 100 किलोमीटर। और मेरे को लगता है इतनी रेंज के लिए इलेक्ट्रिक कार्स बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, बिकॉज फॉर एग्जांपल जिस कार को मैं भी चला रहा हूँ इसकी रेंज मुझे बहुत आराम से 250 से 300 किलोमीटर मिल जाती है, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस कि मैं गाड़ी को कैसे चलाता हूँ, राइट। ईवी के अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर आप इसको बहुत ज़्यादा ही तेज चलाएंगे, स्पोर्ट्स मोड में ही रखेंगे तो डेफिनेटली पावर थोड़ी ज़्यादा प्रोड्यूस करनी पड़ेगी और उस चक्कर में एफिशिएंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी। सेम माइलेज वाला कॉन्सेप्ट आपको आ जाता है। लेकिन अगर मैं इसको सही तरीके से चलाता हूँ तो मुझे इजीली 300 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है, जो कंपनी भी क्लेम करती है। एंड इट रिमेन्स टू बी सीन कि कितनी ज़्यादा एफिशिएंट है ये गाड़ियाँ। लेकिन अगर उस 300 में से 250 भी चलता है तो मेरे को लगता है मेरे रोज़मर्रा के कामों के लिए, जहाँ मुझे 20, 30, 50 किलोमीटर गाड़ी रोज़ की चलानी है, मेरे को लगता है ईवी बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है कंसिडरिंग द कॉस्ट पर किलोमीटर। यूजुअली हमारी पेट्रोल गाड़ियाँ लगती हैं 6 से 7 रुपये पर किलोमीटर, कुछ गाड़ियाँ 8 रुपये पर भी चली गई हैं। डीजल गाड़ियाँ लगाती हैं 3 से 4 रुपये किलोमीटर, कुछ डीजल गाड़ियाँ 5 रुपये किलोमीटर तक जाती हैं। ईवी यूजुअली 1 रुपया किलोमीटर लगता है या 1.5 रुपया किलोमीटर होता है। ईवी इज़ वेरी चीप, बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ती है गाड़ी आपको। तो ऐसे केस में अगर आप एक ईवी लेते हो खासकर अपने शहर के कामों के लिए, और आप रोज़ की अगर 50 किलोमीटर चला रहे हो तो जो आपकी कॉस्टिंग है वो सिर्फ 50 किलोमीटर की है। दिस इज समथिंग जो हम सोचते नहीं है ईवी के बारे में, कि अगर आपने रेगुलर कार चलानी है तो रोज का 20, 30, 50 रुपये के अंदर आपका काम हो जा रहा है। दिस इज द वेरी नाइस थिंग आई बिलीव। एंड इसके अलावा अगर इस गाड़ी को मुझे चार्ज करना है तो जो साथ में चार्जर मिलता है उसको मैं घर पे लगा सकता हूँ, राइट। दिस इज नॉट एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ टिगोर ईवी। मैं एक जनरल सी बात कर रहा हूँ कि आपको ईवी गाड़ियों के साथ में चार्जर मिलते हैं जो घर पे लग जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई बात ईवीज के बारे में कि ईवी वाकई में गाड़ी स्पेसिफिक सिनेरियो के अंदर मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा कामयाब है। जैसे कैब ऑपरेटर्स हो जाते हैं, अभी मेरे सामने कैब जा रही है, टिगोर ईवी की कैब जा रही है, आई होप उसमें गोप्रो के अंदर आई हो। दिस इज द ओल्डर वर्जन जिसकी रेंज होती थी कोई 150 के आसपास, 142 कंपनी ने रेंज क्लेम करी थी, एंड मेरे को लगता है 130, 120 तो कम से कम चलती होगी ये गाड़ी जिस हिसाब से लोग उसको चलाते हैं, राइट। अब ये नई गाड़ी आई है, अगर ये आज की डेट में कैब ऑपरेटर्स लेते हैं, खासकर जिन्होंने सिर्फ लोकल कैब चलानी है, मेरे को लगता है लोकल कैब ऑपरेटर के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग एवर, बिकॉज कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा कम है। इनिशियल कॉस्ट डेफिनेटली कुछ लोगों को हाई लगेगी बिकॉज इट इज़ अ न्यूअर टेक्नोलॉजी, तो बैटरीज का मैन्युफैक्चरिंग एंड एवरीथिंग उसको भी थोड़ा सा कॉस्टिंग को नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट इवन आज की डेट में भी अगर आप ईवी लेते हो तो मेरे को नहीं लगता कि आप नुकसान में जा रहे हो। इनिशियल आपको थोड़े पैसे देने पड़ते हैं, बट जो बाद में आपकी बचत है, जो रोज़ की बचत है, वो बहुत अच्छी होती है। जैसे कुछ लोगों का यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, कुछ लोग डीजल के पहले पैसे ज़्यादा दे देते हैं लेकिन बाद में उनको होता है कि मेरी माइलेज भी ज़्यादा है और मेरा फ्यूल कॉस्ट भी कम है, तो वहाँ पर मैं खुश हूँ। कुछ लोग बार बार महंगा पेट्रोल डलवाते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। मैं पर्सनली डीजल वाली तरफ हूँ कि भाई एक बार जितना पैसा देना है दे दो, बाद में मेरी सेविंग होती रहे। अदरवाइज आप सोचिए कि आपने गाड़ी को लेकर घर से बाहर निकलना है, चाहे आप शाम को घूमने जा रहे हैं, चाहे आपको गाड़ी शहर में घुमानी है मार्केट के अंदर, और आप कहीं पे निकले और आप 25 किलोमीटर का चक्कर लगा कर आए। 25 किलोमीटर भी किसी किसी शहर में बहुत ज़्यादा होता है। दिल्ली जैसे शहर में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे छोटे शहरों में बहुत होता है। आपने 25-30 किलोमीटर का चक्कर लगाया और जब आप उसकी कॉस्टिंग कैलकुलेट करते हो 25 रुपये, 30 रुपये,
मतलब लाइक सुपर चीप। ये 25-30 रुपए क्या होते हैं आज की डेट में, कुछ नहीं होता। आप सोचो अगर आप ऑटो में बैठ के कहीं जाते हो और आपको अगर 2 ऑटो बदलने पड़ जाए, 10 रुपए तो एक ऑटो वाला ले लेता है आज की डेट में मिनिमम ट्रैवल डिस्टेंस। तो ऐसे केस के अंदर मिनिमम फेयर, तो ऐसे केस में अगर आपने सिर्फ 2 ऑटो चेंज करे, 2 या 3 ऑटो, तो आपके 20-30 रुपए तो कहीं नहीं गए। और वही चीज़ आपको ईवी मिल रही है, वही सेम कॉस्टिंग के ऊपर आप ईवी चला रहे हो। आपकी अपनी गाड़ी, आप इसके अंदर बैठो, एसी में घूमो, जो मर्जी करो, और आप घर आते हो तो आपके 25-30 रुपए ही लगे होते हैं। तो मेरे को लगता है कॉस्टिंग के हिसाब से ईवी एज ऑफ नाउ डेफिनेटली कुछ केसेस के अंदर इट इज अनबीटेबल। आप इसको चैलेंज ही नहीं कर सकते, कॉस्टिंग भी एंड पावर भी, क्योंकि इंस्टेंट पावर ये गाड़ी आपको दे रही है एंड देन कॉस्टिंग आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप सोच के देखिए, पावर बहुत ज़्यादा, कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा कम। तो दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ पीपल जिनको गाड़ी कम चलानी है। अब ये तो थी ईवीज की बात कि मेरे को ईवी वाला कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, राइट। बट क्या इंडिया इस चीज़ के लिए रेडी है? लेट अस टॉक अबाउट द फैक्ट्स कि पेट्रोल गाड़ियाँ या डीजल गाड़ियाँ हमारे पास इतनी ज़्यादा हो रखी है कि हमें फ्यूल पंप हर जगह पर मिल जाता है बहुत आसानी से। हमको आज की डेट में तेल की टेंशन नहीं होती, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं हमको पंप मिल जाता है, और हमारी गाड़ियों की रेंज भी ज़्यादा होती है, तो हम उसकी परवाह नहीं करते। बट क्योंकि ईवीज अभी स्ट्रगलिंग फेज के अंदर है, इम्प्रूवमेंट हो रही है इनकी। अभी गाड़ी रोकी थी मैंने, मैं यहाँ पर ना हाथ डालने लगा था, गियर वगैरह ढूंढ रहा हूँ मैं इस समय। मतलब एक इंस्टेंट चेंज है यार इस गाड़ी के अंदर ना। आप जब बैठते हो, आवाज़ नहीं है गाड़ी की, मतलब मज़ेदार है यार ये चीज़ ना। इट इज़ एन एक्सपीरियंस। मैं कहूँगा आपने ईवी नहीं लेनी ना लो, पर टाटा के पास जाओ या इस समय एमजी के पास है ईवीज, ये गाड़ियाँ चला के ज़रूर देखो, आपको मज़ा आएगा एक बार तो इसका। हम बात कर रहे थे ईवीज अभी न्यू है, तो दे आर स्ट्रगलिंग। अभी इनकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है, इट विल टेक सम टाइम, बैटरीज इंप्रूव होती जा रही है। तो ऐसे केस के अंदर हमारे देश में क्या चीज़ें हैं जो दिक्कत का कारण बन सकता है, राइट। सबसे पहले तो आप सबको पता है कि चार्जिंग स्टेशंस लिमिटेड है हमारे पास। ये एक चीज़ है जो मेरे को लगता है कि काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है इस समय, क्योंकि अगर बंदा हाईवे पर इसको लेकर निकलता है तो ऐसे केस के अंदर बंदे को मन में एक थोड़ा सा डर होता है कि मेरी गाड़ी कितनी चलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ कि गाड़ी की एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है। जब मैं निकला था एजेंसी से तो मेरी बैटरी थी 99% एंड जो मेरी रेंज थी दैट वाज 235। हम चला चुके हैं थोड़ा सा, मुझे पता नहीं कितना चला चुके हैं हम अभी एज ऑफ नाउ, मुझे आइडिया नहीं है, हो सकता है 20-30-40 किलोमीटर, आई डोंट नो एग्जैक्टली। बट अभी रेंज दिखा रहा है मेरे को, मेरी बैटरी परसेंटेज अभी बचा है 92। एसी चल रहा है, मैं नॉर्मल ड्राइव मोड पर आ रहा हूँ, स्पोर्ट्स मोड मैंने नहीं किया। अभी बैटरी दिखा रहा है 92 और जो रेंज है डेट इज 238, यानी 20-30 में चला चुका हूँ और 250 अभी मुझे 240 अभी दिखा रहा है यहाँ पर। दिस इज एफिशिएंसी कि अगर आप गाड़ी को प्यार से चलाते हो तो आपको एक अच्छी एफिशिएंसी मिलने वाली है, राइट। तो आई वॉज टॉकिंग कि क्या लोगों को इश्यूज आ सकते हैं कि एक तो चार्जिंग स्टेशन दिक्कत हो सकती है नए बंदे के लिए, जहां मेरे को लगता है कंपनीज को एंड गवर्नमेंट को मिलके काम करना चाहिए। दूसरी चीज है कॉस्ट। ईवीज जब मैं देखता हूँ ना तो मुझे मजेदार तो लगती है और डेफिनेटली वो महंगी जरूर है, पर थोड़ी ज्यादा ही महंगी मेरे को ऐसा लगता है। जैसे अगर मैं हैरियर देखूं, हैरियर का बेस मॉडल आता है 17.5 लाख रुपए का और इतने में नेक्सॉन का टॉप मॉडल आता है। तो जब मैं दोनों को कंपेयर करता हूँ, गाड़ियों को देखता हूँ, नेक्सॉन थोड़ा सा मेरे ख्याल से महंगा है, तो जब मैं दोनों को देखता हूँ गाड़ी का साइज कंपेयर करता हूँ, एक तरफ मुझे हैरियर गाड़ी मिल रही है, रोड प्रेजेंस जबरदस्त है, दूसरी तरफ नेक्सॉन छोटी सी गाड़ी है और उसके मुझे इतने ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो वो चीज़ हर बंदे के लिए नहीं रह जाती फिर, राइट। ऐसे में मेरे को लगता है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी न्यू है तो मैन्युफैक्चरर के हाथ भी लिमिटेड से बंधे हैं कि भाई मैं कितना इसको चीप कर सकता हूँ, कितना सस्ते में दे सकता हूँ। वट आई फील इज कि यहाँ पर गवर्नमेंट को सब्सिडी स्कीम्स कुछ निकालनी चाहिए, और ये नहीं कि सिर्फ दिल्ली के अंदर आपको सब्सिडी मिल रही है ईवी के ऊपर या कुछ 1-2 शहरों के ऊपर मिल रही है। मेरे को लगता है अगर गवर्नमेंट इतना कर रही है हमारे सामने ना कि भाई पोल्यूशन हो रहा है, BS6 कर दो, हमको तो धुएं से बचाना है इस पर्यावरण को, ऐसा अगर सरकार को वाकई में इतनी चिंता है तो मेरे को लगता है सरकार को ईवीज के ऊपर सब्सिडी देना चाहिए और अच्छी खासी सब्सिडी देनी चाहिए। बिकॉज अगर हम सरकार, देखो हर बंदा अपनी जेब से पैसा नहीं खर्च सकता ना, हर बंदे को ये चीज़ महंगी लगती है, क्योंकि बंदा कहता है पोल्यूशन हो रहा है तो मैं क्या करूं, मैंने थोड़ी किया सारा पोल्यूशन, राइट। इसलिए यहाँ पर एक कलेक्टिव एफर्ट चाहिए, और वो कलेक्टिव एफर्ट ना हम आपको पता है, मेरे को पता है हमारे देश में कलेक्टिव एफर्ट लोग कितना करते हैं।
हमारे देश में थोड़ा सा धक्के वाला काम होता है। तो ऐसे केस में मुझे लगता है जैसे गवर्नमेंट ने धक्के से BS4 बंद करके BS6 किया है, गवर्नमेंट को उसी तरीके से थोड़ी सब्सिडी देनी चाहिए ईवीज के ऊपर, ताकि बंदे अपने आप से, मेरे को मन करे कि यार चलो गाड़ी सस्ती मिल रही है, इसके ऊपर डिस्काउंट है। आपको पता है ना डिस्काउंट फैक्टर कैसे काम करता है। हमारे देश में लोगों को लगता है डिस्काउंट है तो चीज़ सस्ती है। तो अगर गवर्नमेंट डिस्काउंट या सब्सिडी किसी तरह की देती है तो मेरे को लगता है डेफिनेटली जो ईवी सेगमेंट है वो थोड़ा सा बेटर तरीके से किक कर सकता है, राइट। तो ये दो फैक्टर्स थे जो मुझे लगता है काफी ज्यादा दिक्कत वाले हो सकते हैं। इसके अलावा तीसरी चीज भी है जो इट इज लाइक अ फ्यूचर प्रेडिक्शन, जिसको मैं अभी लाइक आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ ईवीज, तो मैं आपको बता दूं देखो आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा, ये दिक्कत आ जाएगी, ये बढ़िया हो जाएगा, ये मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। बट एक जो मेरे मन में क्वेश्चन है कि अभी हर गाड़ी जो है उसके साथ आपको वारंटी मिल रही है 10-10 साल की, जैसे इसके साथ 8 साल की वारंटी है, 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी है, राइट, विच एवर कम्स फर्स्ट। इसके बाद क्या होगा? मैं नहीं कह रहा कि 1,60,000 के बाद ये गाड़ी चलनी बंद हो जाएगी, ठीक है। वारंटी हमारी गाड़ियों की भी 40,000 किलोमीटर की होती है, लेकिन क्योंकि वो रिलायबल टेक्नोलॉजी है तो उसको तो 4-4 लाख भी चला लेते हैं। अब ये 1,60 है तो मेरे को लगता है 2 लाख या 2.5 लाख तो गाड़ी आराम से चलेगी। बट इसके बाद क्या होगा? क्या मुझे कंप्लीटली बैटरी चेंज करानी पड़ेगी? क्या बैटरी का खराब वाला हिस्सा चेंज हो जाएगा? क्या उस बैटरी को रिन्यू किया जा सकता है? दोबारा से बैटरी के अंदर करंट दोबारा डाला जा सकता है? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे मन में, लोगों के मन में। एंड मेरे को लगता है कि कंपनीज को ना जो भी इस समय ईवी डेवलप कर रही हैं, टाटा, MG, Hyundai, जो भी इंडिया में काम कर रही है, देखो इंटरनेशनल मार्केट बहुत ज़्यादा ना मैच्योर है, वहाँ के लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आती हैं। बाकी हाँ, अनपढ़ लोग बाहर भी होते हैं, हर तरफ होते हैं, पर मेरे को लगता है हमारे देश में जहाँ इतनी तगड़ी पॉपुलेशन है, जहाँ पर कार की इतनी तगड़ी मार्केट है, ऐसे केस के अंदर, ऐसे कंट्री के अंदर कंपनीज को चाहिए कि वो इन चीज़ों को हाईलाइट करे और प्रॉपर लोगों को एनलाइटन करे, कस्टमर को, कंज्यूमर को, कि भाई साहब आप गाड़ी ले लो, जब ये चीज़ हो जाएगी, जब इतना टाइम हो जाएगा तो ऐसे करना पड़ेगा, गाड़ी को इस तरह से बदला जाएगा या ठीक किया जाएगा। जो भी इसके अंदर होने वाली चीज़ है, बैटरी बदलनी है, सर्विसिंग होनी है, कुछ भी होना है, मेरे को लगता है कंपनीज को सामने आकर थोड़ा सा क्लियर बताना चाहिए कंज्यूमर को। तो दैट वाज अ स्मॉल डिस्कशन, ईवी वर्सेस पेट्रोल, राइट। एंड जैसा कि हमने प्रोज देखे इस गाड़ी के, कि भाई इस गाड़ी के कह लो या किसी भी ईवी के प्रोज देखे हमने, कि पावर डिलीवरी बहुत ज़बरदस्त होती है। उसके अलावा गाड़ी साइलेंट है, ये तो हमने बात करी नहीं, आवाज़ ही नहीं इस गाड़ी की, नो इंजन नॉइज, मतलब लिटरली, ठीक है। तो पावर अच्छी है, साइलेंस हो गया गाड़ी के अंदर, कैबिन नॉइज, मतलब बढ़िया चीज़ है बहुत ज़्यादा। एंड इसके अलावा क्या कहते हैं, आपकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, रनिंग कॉस्ट, एक बार गाड़ी खरीद लेते हो तो जो रनिंग कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाती है। डेफिनेटली इस गाड़ी की भी सर्विस होगी, इस गाड़ी के भी टायर चेंज होंगे, उसको आप कम नहीं कर सकते, लेकिन जो फ्यूल कॉस्ट आप एक पेट्रोल या डीजल गाड़ी के अंदर 5 से 7-8 रुपये किलोमीटर का दे रहे हो, यहाँ पर आपको पड़ता है 1 से 1.5 रुपये किलोमीटर, तो वो कॉस्टिंग का आपको फ़ायदा हो जाता है। इसके अलावा जो नेगेटिव्स थे हमने वो भी डिस्कस किए, कि चार्जिंग स्टेशन का कुछ लोगों के मन में वहम रहेगा, लेकिन अगर आपको ये गाड़ी कम चलानी है, यानी अगर आपको सिर्फ शहर में रखनी है, जैसे मेरे पास 2 गाड़ियां हैं यार, हैरियर है मेरे पास, इंडिका है, और इंडिका मैं सिर्फ शहर में रखता हूँ, हैरियर में हाईवे पे लेके जाता हूँ, तो मेरे को लगता है, मुझे लिटरली फीलिंग आती है कि इंडिका को बहुत ईजिली ईवी से रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि उस गाड़ी ने शहर में रहना है, हमने उसके अंदर घूमना फिरना है। तो अगर मैं ऐसी गाड़ी ले लूँ घूमने फिरने के लिए 50-60 रुपये के अंदर ना 50-60 किलोमीटर हो गया, सोचो आप, ठीक है। इज इज सो नाइस, यानी 150 रुपये के अंदर में अमृतसर से जलंधर का चक्कर काट के आ गया। जस्ट थिंक अबाउट इट ना, इट इज सो चीप। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को लगता है आने वाले समय में ईवी की मार्केट को गवर्न करेंगी। एंड आई डेफिनेटली फील कि कंपनीज इनको इन चीज़ों को जो अच्छी हैं उनको बेहतर बनाने के लिए, और जो चीज़ें भी इस समय कह लो वीक पॉइंट है ईवी का, उसको सुधारने में काम कर रही हैं। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। आपके ईवी से रिलेटेड कोई भी मन में डाउट है या पॉइंट है जो आप बताना चाहते हो, है ना, कई बार आप लोगों के मन में भी बहुत सारी बातें आती है, लोग कमेंट करते हैं अच्छे मैंने देखे हैं। तो अगर आपके मन में ईवी से रिलेटेड कोई भी सवाल जवाब है या कोई चीज़ है जो आप बताना चाहते हो कि लोगों को पता होनी चाहिए, डेफिनेटली कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड आई होप आपको इस गाड़ी का रिव्यू भी अच्छा लगा होगा। जिन लोगों ने इस गाड़ी का रिव्यू नहीं देखा, टिगोर ईवी का, डेफिनेटली वॉच द रिव्यू। मुझे पर्सनली गाड़ी ना बहुत ज़्यादा पसंद आई है, मैं एडवर्टीजमेंट के तौर पे नहीं बता रहा, मैंने पहले भी बोली है ये बात वीडियो के अंदर, राइट। आई जस्ट लव दिस कार, इट इज़ अ नाइस कार, क्योंकि छोटी कार में ईवी मज़ेदार है यार, मतलब आप घर की कार चेंज कर सकते हो इसके साथ। एंड पावर, अगर मैं इसको स्पोर्ट मोड में करूँ एक बार, ओ भाई, इंस्टेंट टॉर्क, इंस्टेंट, यहाँ पे ना 3 बार लाल हो जाते हैं, ये बड़ा मजेदार लगता है मुझे। दिस इज समथिंग जो आपको ना चला के पता चलेगा, दिस इज समथिंग आपको चला के पता चलेगा। अब ऐसे नहीं अंदाजा लगा सकते कि भाई ईवी
कितनी मज़ेदार होती है या क्या बेकार होता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये आपको चला के पता चलेगा। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफ़ी कम है, नीचे वेट है इसका बैटरी की वजह से, तो वो चीज़ भी थोड़ी सी मज़ेदार है। जैसे भी मैं चला रहा हूँ, और देखो ये मेरा शहर नहीं है तो मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए, बट ये गाड़ी ना बहुत मस्त तरीके से हिलती है, लेन चेंज करती है बहुत आराम से, बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है इस गाड़ी का। बाकी जिन लोगों को इसको सही तरीके से देखना है वो डेफिनेटली इस रिव्यू को देखें, बहुत मजा आता है इस गाड़ी को चेंज, मतलब लेन चेंज करके ना। इट इज़ लाइक स्मूथ, आपको लगेगा जैसे आप रोड पे चिपक के चला रहे हो गाड़ी ना, मजेदार चीज़ है काफ़ी ज़्यादा। तो अपने नियरेस्ट डीलरशिप के अंदर जाइए, टाटा की या MG या जो भी कंपनी वहाँ पर अवेलेबल है जिनके पास EVs हैं, एंड EV चलाकर ज़रूर देखें। नेक्सॉन चलाकर देखें, मैंने नेक्सॉन भी चलाई है, वो भी बहुत शानदार है स्पोर्ट्स मोड के अंदर। एंड टिगोर EV स्पोर्ट्स मोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। डेफिनेटली नेक्सॉन जितनी पावरफुल नहीं है बिकॉज उसको थोड़ी सी बड़ी मोटर मिलती है, बट दिस थिंग इज़ यार वेरी नाइस, इट इज़ वेरी नाइस, इट इज़ अ न्यू थिंग। आपको एक्सपीरियंस ज़रूर करनी चाहिए लाइफ में, एक बार आप लो नहीं लो वो बात की बात है, चला के ज़रूर देखो। सो डैट वॉज ऑल फॉर टुडे। मुलाकात होगी अगले वीडियो के अंदर। एंड जिन लोगों ने मेरा दिल्ली आने का व्लॉग देखना है, मैंने व्लॉग भी बनाया था इस चीज़ का कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ रिव्यू करने कार का, तो जो लोग वो व्लॉग देखना चाहते हैं, नॉट एन अमेजिंग व्लॉग, पर जो भी लोग देखना चाहते हैं वो आईप्रीत मल्होत्रा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है या इस वीडियो के एंड पर भी आएगा। बाय बाय, बहुत सारी बातें हो गई, बाय बाय।